वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस एग्जाम जो कि होने वाला है उसके जीके के क्वेश्चन। दोस्तों, आपके एग्जाम में 38 क्वेश्चन पूछा जाएगा जीके से। हम आपको इस सेट में टॉप 50 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस सेट से आपके एग्जाम में 5 से 10 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है दोस्तों, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल के साथ किस प्रसिद्ध मौलवी ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था और जिन्हें डंका शाह के नाम से जाना जाता था? तो वह थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। दोस्तों, इस प्रश्न का आप सबसे बड़ा खासियत ये देखेंगे कि इसमें हमारे द्वारा आप लोगों के लिए स्पष्टीकरण लाया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्पष्टीकरण को आप दोस्तों खुद से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह यानी नागड़ा बजाने वाले शाह कहा जाता था, क्योंकि जब वे चलते थे तो आगे आगे ढोल बजता था। उन्होंने फैजाबाद और लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ बेहद कड़ा संघर्ष किया था और ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए इन्हें डंका शाह कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या संशोधित कर सकती है? तो दोस्तों, यह किया जाता है अनुच्छेद 33 के तहत। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करते चले और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे यानी स्पष्टीकरण देखेंगे कि संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को यह विशेष शक्ति देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके ताकि उनके कर्तव्यों का उचित पालन और अनुशासन बना रहे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच मुख्य जल विभाजन का कार्य करती है? तो वह है दोस्तों विंध्य श्रेणी। दोस्तों, इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विंध्य पर्वत श्रृंखला भौगोलिक रूप से उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। यह गंगा नदी बेसिन के जल तंत्र को प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत के नदी तंत्र से अलग करने वाले मुख्य जल विभाजन के रूप में कार्य करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी हिमालय से निकलती है और बल्कि एक मैदानी झील से निकलती है और गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है? तो दोस्तों, वह नदी का नाम है गोमती नदी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते चलें। हमारा इस प्रश्न का स्पष्टीकरण आप देखेंगे कि गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील यानी जिसे गोमत ताल भी कहते हैं से होता है। यह नदी पूरी तरह मैदानी भाग से बहती हुई गाजीपुर के पास केथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। दोस्तों, ये आपको पीलीभीत याद रखना है। गोमती का जो उद्गम स्थल है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीलीभीत जिले का फुलहर झील जिसको गोमत ताल कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि किसी लिफ्ट की केबल अचानक टूट जाए और वह मुक्त रूप से नीचे गिरे तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति के आभासी भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, इसके भार पे प्रभाव पड़ेगा कि भार शून्य हो जाएगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से नीचे गिरती है तो उसका नीचे की ओर त्वरण गुरुत्वीय त्वरण जो है g के बराबर हो जाता है। यहाँ g केवल हो जाता है। इस स्थिति में लिफ्ट की सतह द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाता है, जिससे व्यक्ति पूर्ण रूप से भारहीनता शून्य भार का अनुभव करता है। फार्मूला होता है इसका W बराबर m ब्रैकेट स्टार्ट G-G यानी शून्य हो जाएगा। G-G 0 हो गया इंटू शून्य हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में मैन इन द मिडिल हमला किस प्रकार की सुरक्षा चूक का मुख्य उदाहरण है? तो दोस्तों, यह उदाहरण है ईवक्स डॉपिंग,
यानी डेटा चोरी से सुनना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, स्पष्टीकरण देखेंगे कि मैन इन द मिडिल हमले में साइबर अपराधी दो पक्षों जैसे यूजर और बैंक वेबसाइट के बीच होने वाले डिजिटल संवाद के बीच में चुपके से घुस जाता है। वह दोनों पक्षों की जानकारी के बिना उनके डेटा को देखता है और चुराता है, जो ई ड्रॉपिंग श्रेणी की सुरक्षा चूक है। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। हमारा आज का 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इस संगीत की अध्यक्षता कौन किए थे? तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता की गई थी अशोक घोष के द्वारा। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि चौथी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी, जबकि इसके उपाध्यक्ष महाकवि अशोक घोष थे, जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी थी। इसी संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया था। दोस्तों यह स्पष्टीकरण आप खुद से वीडियो पॉज करके भी पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये चारों क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वत शासन की औपचारिक शुरुआत किस अधिनियम के माध्यम से वर्ष 1916 में की गई थी? तो दोस्तों यह किया गया था संयुक्त प्रांत म्यूनिसिपल पैलेटीज अधिनियम के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे यानी स्पष्टीकरण देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जो कि तात्कालिक संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस में शहरों में स्थानीय शासन को कानूनी रूप देने के लिए संयुक्त प्रांत म्यूनिसिपैलिटीज अधिनियम 1916 पारित किया गया था, जिसके बाद नगर निकायों का गठन और चुनाव प्रक्रिया शुरू की हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि गिब्बन वस्तुओं अर्थशास्त्र में किस प्रकार की वस्तुओं को कहा जाता है जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता? तो दोस्तों यह लागू होता है निम्न कोटि की वस्तुओं जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी मांग बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सामान्य तौर पर कीमत बढ़ने पर वस्तुओं की मांग घटती है, लेकिन गिब्बन वस्तुओं ऐसी घटिया या निम्न कोटि की वस्तुएं होती है जिनकी कीमत बढ़ने पर गरीब उपभोक्ता अन्य महंगी खाद्य वस्तुएं नहीं खरीद पाते और मजबूरी में इसी घटिया वस्तु पर ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, जिससे इसकी मांग बढ़ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य अवध के नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? तो दोस्तों वह था कथक उस समय अपने चरमोत्सव पर पहुंच गया था। हमारा इस प्रश्न का स्पष्टीकरण आप देखेंगे कि कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह खुद एक अच्छे डांसर और संगीतकार थे। उन्होंने अपने दरबार में कथक को बहुत आश्रय दिया, जिससे कथक के लखनऊ घराने का जन्म हुआ और इसमें भाव और कलात्मक का अत्यधिक विकास भी हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने वाली विश्व की सबसे महत्वपूर्ण कृत्रिम जलमार्ग नहर कौन सी है? तो दोस्तों वह है स्वेज नहर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि स्वेज नहर मिस्र में स्थित एक कृत्रिम जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर को सीधे लाल सागर से जोड़ती है। इसके बनने से यूरोप और एशिया के बीच समुद्री दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। इसका उद्घाटन वर्ष 1869 में हुआ था। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, स्वेज नहर का निर्माण जो हुआ था 1869 में, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में यूनियन कार्बाइड कारखाने के किस अत्यधिक विषैली गैस का रिसाव हुआ था,
जिससे हजारों लोग की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों यह हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे यानी स्पष्टीकरण देखेंगे कि 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में स्थित अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड की कीटनाशक फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक घातक गैस का रिसाव हुआ था। यह भारत के इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटना मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विद्रोह के दौरान लाहौर में लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उस ब्रिटिश पुलिस अधिकारी का नाम क्या था जिसने इस लाठीचार्ज का आदेश दिया था? दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों उनका नाम था जेम्स ए स्कॉट। इन्होंने ही लाठी चार्ज का आदेश दिया था। इसका स्पष्टीकरण आप देखेंगे कि लाहौर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने साइमन कमीशन का शांतिपूर्ण विद्रोह कर रहे प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता से लाठी चार्ज करने का आदेश दिया। इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन पहचान की गलती के कारण सहायक पुलिस उपाधीक्षक जॉन सेडर्स मारा गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून को 10वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया था? तो दोस्तों यह जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे यानी स्पष्टीकरण देखेंगे कि 52वां संविधान संशोधन जो है 1985 में राजीव गांधी सरकार के समय 52वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतने के बाद सांसदों और विधायकों द्वारा लालच में आकर पार्टी बदलने की कुप्रथा को रोकना था। यानी दल बदल 10 से 10 दल बदल, इस तरह आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। और यह 52वां संविधान संशोधन था, यानी कि 5 गुना 2 करिएगा तो इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं कि 52वां संविधान संशोधन में दल बदल 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला टेराकोटा जो मिट्टी के बर्तनों के खिलौनों और कलाकृतियों के काम के लिए प्रसिद्ध है, जिसे एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों यह है गोरखपुर। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि गोरखपुर का टेराकोटा शिल्प पूरी दुनिया में अपनी खास बनावट और मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। इसे भौगोलिक संकेत यानी GI टैग भी मिला हुआ है। खुर्जा चीनी मिट्टी के लिए, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए और भदोही हस्त निर्मित कालीन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये भी जो स्पष्टीकरण है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे वीडियो पॉज करके आप खुद से पढ़ लेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाले इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय की किन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा होता है? तो दोस्तों यह होता है बीटा कोशिका के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अग्नाशय के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नामक कोशिका के समूह होते हैं। इसकी बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। जब ये कोशिका नष्ट हो जाती है या कम इंसुलिन बनाती है तो व्यक्ति को मधुमेह रोग होता है। तो दोस्तों इसे आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि इंसुलिन यानी कि मधुमेह रोग जो होता है बेटा के द्वारा होता है। बेटा लोग चीनी ज़्यादा खिला देता है। इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की किस मुख्य परत के अंतर्गत पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों को सोख लेती है? तो दोस्तों यह है समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि ओजोन परत मुख्य रूप से समताप
भाप मंडल के निचले हिस्से में धरातल से लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर केंद्रित है। यह परत सूर्य से आने वाली कैंसर पैदा करने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोककर रक्षा कवच का काम करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की शीर्ष आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो सीधे किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण और अधीनता में कार्य करता है? तो दोस्तों यह करता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी भारत की सबसे पुरानी और मुख्य घरेलू खुफिया जासूसी एजेंसी है। यह सीधे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारी देश के नीति निर्माताओं और पुलिस बलों को उपलब्ध कराती है। हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी सत्ता को सर्वोपरि सिद्धांत करने के लिए दरबार में सिजदा यानी घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना और पाबोस मतलब सुल्तान के कदम चूमना जैसी कठोर ईरानी प्रथाओं को अनिवार्य किया था? तो दोस्तों यह किया गया था गयासुद्दीन बलबन के द्वारा, क्योंकि वो आग बबूला हो जाते थे, बलबल करते थे, इसीलिए उनका गुस्सा सर पर बोलता था। तो सर झुकाना और सर से सीधे पाँव को चूमना ये प्रथा उन्होंने चलाई थी, मतलब ये सिजदा और पाबोस की। यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप देखेंगे गुलाम वंश के शासक बलबन ने राजस्व का देवीय सिद्धांत लागू किया था, जिसके तहत वह सुल्तान पृथ्वी का पर ईश्वर की छाया यानी जिले इलाही मानता था। उसने दरबारियों का अहंकार तोड़ने और सुल्तान की शक्ति का खौफ पैदा करने के लिए ईरानी प्रथा सिजदा और पाबोस अनिवार्य की थी। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद, धांधली या शिकायत की जांच और उस पर अंतिम फैसला करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों यह प्राप्त है भारत का सर्वोच्च न्यायालय को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत यह स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी प्रकार के विवादों या संदेहों की जांच और उन पर सुनवाई केवल और केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी और उसका फैसला अंतिम होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसे पहले काकोरी कांड कहा जाता था, अगस्त 1925 में लखनऊ के पास हुआ था। इस साहसी घटना को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी संगठन का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों इसका वास्तविक नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लहड़ी और उनके साथियों ने सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को काकोरी स्टेशन के पास रोककर सरकारी खजाना लूटा था। ये सभी क्रांतिकारी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे, जिसकी स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी। दोस्तों ये भी स्पष्टीकरण आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जादूगोड़ा की खदानों में किस अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिज के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है, यूरेनियम का खान यहाँ पे मौजूद है और यह झारखंड में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे यानी स्पष्टीकरण देखेंगे कि झारखंड के पूर्व सिंहभूमि जिले में स्थित जादूगोड़ा भारत की पहली यूरेनियम खान है, जहां वर्ष 1967 से व्यावसायिक स्तर पर खनन हो रहा है। यहां से प्राप्त यूरेनियम का उपयोग भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के में ईंधन के रूप में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक सुधारों के दौरान पहली बार सेवा कर किस समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया था? तो दोस्तों यह लागू किया गया था
डॉक्टर राजा जे चेलिया समिति के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे यानी स्पष्टीकरण देखेंगे कि भारत में कर सुधारों के लिए गठित डॉक्टर राजा जे चेलिया समिति की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 1994 से 95 में पहली बार केवल 3 सेवाओं टेलीफोन, गैर जीवन बीमा और स्टॉक ब्रोकिंग पर 5% की दर से सेवा कर लगाया गया था, जो बाद में बढ़कर जीएसटी का हिस्सा बन गया। हमारा अगला प्रश्न है कि समुद्र की गहराइयों का सटीक पता लगाने के लिए वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग किया जाता है और गहराई व्यक्त करने की मानक इकाई क्या है? तो दोस्तों उस यंत्र का नाम है फैदोमीटर और जो इकाई है फैदम। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो ध्वनि तरंगों को परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। समुद्र की गहराई मापने की मानक इकाई फैदम होती है और एक फैदम का मान 6 फीट या लगभग 1.82 मीटर के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की रक्षा के लिए कार्य करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका स्पष्टीकरण आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। इसका मुख्य कार्य दुनिया भर में मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकना और उन्हें बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के इतिहास में कन्नौज यानी उत्तर प्रदेश पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 महान राजवंशों के बीच लगभग 200 वर्षों तक चला था? तो दोस्तों यह चला था गुर्जर, प्रतिहार और पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे यानी स्पष्टीकरण देखेंगे कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज उत्तर भारत की सत्ता का मुख्य केंद्र बन गया था। इस पर कब्जा करने के लिए पश्चिमी भारत के गुर्जर, प्रतिहार और बंगाल के पाल और दक्कन के राष्ट्रकूटों राजाओं के बीच लंबा संघर्ष हुआ, जिसमें अंततः गुर्जर प्रतिहार को सफलता मिली। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद सिविल सेवकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है कि उन्हें उनके अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 311। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 311 जो है सिविल सेवकों को मनमानी बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा देता है। इसके तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी को उस प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता, मतलब हटाया नहीं जा सकता जिसने उसे नियुक्त किया था, और ना ही बिना जांच के हटाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के किस राज्य में एक दूसरे को आपस में काटती है? तो दोस्तों उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को काटती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे यानी स्पष्टीकरण देखेंगे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से और भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। ये दोनों काल्पनिक रेखाएं छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले में एक दूसरे को क्रॉस करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी विशिष्ट जनजाति मुख्य रूप से सोनभद्र जिले में निवास करती है और बेंगा, भूइयां तथा चेरियो के साथ प्राचीन सांस्कृतिक संबंध रखती है? तो दोस्तों उस जनजाति का नाम है अगरिया जनजाति। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि अगरिया जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की पहाड़ी में पाई जाती है। इनका
पारंपरिक काम लोहे को गलाना है। थारू जनजाति गोरखपुर के तराई क्षेत्र में और सहरिया जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के किस दृष्टि दोष के कारण व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती और इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह कारण है अबिंदुकता के कारण ऐसा होता है और इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि अबिंदुकता कॉर्निया की गोलाई में असमानता के कारण होता है। इसमें व्यक्ति एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज और वर्टिकल लाइनों को एक साथ फोकस नहीं कर पाता। इसे ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो कौन कौन सा घटक शामिल होता है? सबसे पहले हम ये देखेंगे, जनता के पास उपलब्ध कुल करेंसी नोट सिक्के होते हैं, तो ये सही बात है। रिजर्व बैंक के पास वाणिज्यिक बैंक के कैश रिजर्व होते हैं, ये भी सही बात है। रिजर्व बैंक के पास जमा अन्य सरकारी धन होते हैं, ये भी सही बात है। पर बैंकों के पास जमा कुल सावधि जमा होता है, तो ये गलत बात है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे यानी स्पष्टीकरण देखेंगे कि उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा, जिसे मौद्रिक आधार भी कहते हैं, इसमें केवल जनता के पास ही की करेंसी, बैंकों का रिजर्व बैंक के पास रखा कैश रिजर्व और आरबीआई के पास जमा अन्य तात्कालीन डिपॉजिट शामिल होते हैं। बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट का हिस्सा होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों को कर्तव्य की उपेक्षा पर निलंबित या बर्खास्त करने की विभागीय शक्ति प्रदान की करती है? तो दोस्तों यह किया जाता है अनुच्छेद यानी धारा 7 के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे यानी स्पष्टीकरण देखेंगे कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के तहत महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और जिला अधीक्षक को यह अधिकार है कि वे किसी भी अधीनस्थ अधिकारी की लापरवाही या कर्तव्यहीनता पर उसे बर्खास्त या निलंबित या डिमोट कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को किस ऐतिहासिक तिथि को स्वीकार किया गया था और इसमें कुल कितने अनुच्छेद शामिल हैं? तो दोस्तों इसमें जो कुल अनुच्छेद शामिल हैं यह 30 अनुच्छेद शामिल हैं और यह 10 दिसंबर 1948 में शामिल किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या यानी स्पष्टीकरण देखेंगे कि पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था, जिसमें कुल 30 वैश्विक अनुच्छेद हैं। इसी कारण हर वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये सारे के सारे स्पष्टीकरण आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप अच्छे से वीडियो पॉज करके खुद से भी पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 1936 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें कांग्रेस ने पहली बार एक व्यापक कृषि कार्यक्रम की घोषणा की थी? तो 1936 में कांग्रेस का जो अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे यानी स्पष्टीकरण देखेंगे कि अप्रैल 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में नेहरू जी ने समाजवाद को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने पर जोर दिया और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक ठोस कृषि कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों
में निम्नलिखित में से कौन सा नया निर्देश नहीं जोड़ा गया था। तो कौन कौन सा निर्देश जोड़ा गया था हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे उद्योगों के प्रबंधक में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43A ये जोड़ा गया था। गरीबों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता अनुच्छेद 39A ये भी जोड़ा गया था। पर्यावरण का संरक्षण और वन्यजीवों की रक्षा अनुच्छेद 48A ये भी जोड़ा गया था। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47 ये नहीं जोड़ा गया था। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसका आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि शराब और नशीली दवाओं पर प्रतिबंधित लगाने पर निर्देश अनुच्छेद 47 मूल संविधान में पहले से ही मौजूद था, जबकि अनुच्छेद 39A, 43A और 48A को इंदिरा गांधी सरकार के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा और भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के किस शहर से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाता है। तो दोस्तों यह प्रयागराज से शुरू होकर हल्दिया तक जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे यानी स्पष्टीकरण देखेंगे कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है, जिसकी कुल लंबाई 16,620 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से शुरू होकर बिहार झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में विकसित हुई सरकी स्थापत्य शैली का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण कौन सी मस्जिद है, जिसका निर्माण सुल्तान इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। तो यह अनुच्छेद है दोस्तों अटला मस्जिद में ऐसा हुआ था। हमारा इस प्रश्न का स्पष्टीकरण देखेंगे कि जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहाँ सरकी सुल्तानों ने एक नई वास्तुकला शैली विकसित की थी। 1408 ईस्वी में सुल्तान इब्राहिम शाह सरकी द्वारा पूरी की गई अटला मस्जिद इस शैली का सबसे सुंदर और भव्य उदाहरण है, जिसमें मीनारे नहीं है बल्कि विशाल ऊंचे तोरण द्वार हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रासायनिक विज्ञान के संदर्भ में बेकेलाइट किस प्रकार का बहुलक है और यह किन दो रसायनों का संकलन से बनता है। तो दोस्तों यह बनता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और फिनोल और फार्मलाडेहाइड के द्वारा बनता है। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि बेकेलाइट दुनिया का पहला पूर्णतः कृत्रिम प्लास्टिक था। यह एक थर्मोसेटिंग बहुलक है, जिसका अर्थ है कि इसे एक बार गर्म करके सांचे में ढालने के बाद दोबारा पिघलाया नहीं जा सकता। यह फिनोल और फार्मलाडेहाइड की आपस में रासायनिक क्रिया द्वारा बनता है और बिजली के स्विच पर व बर्तनों के हैंडल बनाने में काम आता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के बैंकिंग इतिहास के दौरान 1921 में 3 बड़े प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। वर्ष 1955 में किस समिति की सिफारिश पर इसका राष्ट्रीयकरण करके इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। तो दोस्तों यह दिया गया था गोरेवाल समिति के द्वारा। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि A.D. गोरेवाल की अध्यक्षता वाली समिति ने ग्रामीण ऋण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इंपीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का सुझाव दिया था। इसी के आधार पर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर RBI बना था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है। इसमें से पंचाल महाजनपद की उत्तरी राजधानी का नाम क्या था। तो दोस्तों इसका नाम जो था यह था अहिच्छत्र। इस प्रश्न का आप
स्पष्टीकरण देखेंगे कि पंचाल महाजनपद दो भागों में बटा हुआ था। पहला उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र था, वर्तमान में बरेली और रामनगर क्षेत्र है थी, जबकि दक्षिण पंचाल की राजधानी जो है कंपीपल यानी वर्तमान में फर्रुखाबाद क्षेत्र थी। कौशाम्बी वंश की और सुक्तिमती छेदी की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। इससे भी आपके काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि साइबर अपराध की शताब्दी में फार्मिंग हमला किस प्रकार की धोखाधड़ी को दर्शाता है जो सामान्य फिशिंग से अधिक खतरनाक है? तो दोस्तों यह दर्शाता है बिना यूजर की गलती के इंटरनेट के डोमेन नेम सिस्टम को हैकर उसे फर्जी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करना चाहता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे यानी स्पष्टीकरण देखेंगे कि फिशिंग यूज़र में गलत लिंक पर खुद क्लिक करता है, लेकिन फार्मिंग में हैकर्स डीएनएस सर्वर या यूज़र के कंप्यूटर की होस्ट फाइलिंग को बदल देता है। इससे यदि यूजर सही बैंक वेबसाइट का नाम भी टाइप करेगा तो भी वह अपने आप हूबहू दिखने वाली फर्जी हैकर वेबसाइट पर पहुंच जाएगा और उसका पासवर्ड चोरी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 11वीं अनुसूची सौंपी गई है। इस अनुसूची में पंचायतों के नियंत्रण में कुल कितने विषय रखे गए हैं? तो दोस्तों इसमें कुल जो विषय रखे गए हैं यह रखा गया है 29 विषय। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 के तहत संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें ग्रामीण विकास, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े कुल 29 विषय दिए गए जिन पर पंचायतों कानून और नीतियां बना सकती है। नोट: नगर पालिकाओं के लिए 12वीं अनुसूची में 18 विषय थे, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है जो ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर बहती है? तो दोस्तों यह बहता है कि लेब्राडोर जलधारा जो है यह ठंडी जलधारा है और यह भूमध्य रेखा की ओर बहती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे यानी स्पष्टीकरण देखेंगे कि लेब्राडोर धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक अत्यधिक ठंडी जलधारा है जो आर्कटिक महासागर से नीचे की ओर आती है। गल्फ स्ट्रीम और ब्राज़ील धारा गर्म धाराएं, जबकि क्यूरोसियो प्रशांत महासागर गर्म धारा है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों इससे भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न बन सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है और यह राज्य के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों उस जिला का नाम है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ललितपुर उस जिला का नाम है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे यानी स्पष्टीकरण देखेंगे कि ललितपुर जिले में स्थित महावीर स्वामी वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है जिसका क्षेत्रफल मात्र लगभग 5 वर्ग किलोमीटर है। इसके विपरीत हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। हमारा अगला प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान में पौधों की वृद्धि को रोकने वाले और पत्तियों के झड़ने को प्रेरित करने वाले तनाव हार्मोन के रूप में किस पादप हार्मोन को जाना जाता है? तो वह पादप हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि एब्सिसिक एसिड एक मुख्य वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह पौधों में पानी की कमी होने पर रंध्रों को बंद कर देता है ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो, इसीलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। यह पत्तियों और फलों के टूटने की प्रक्रिया को तेज करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में के केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में से असम राइफल की प्रशासनिक और परिचालन संरचना के संदर्भ में कौन सा अनोखा तथ्य सही है? तो दोस्तों वह तथ्य है कि इस पर दोहरा नियंत्रण
है। प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास और परिचालन नियंत्रण सेना यानी रक्षा मंत्रालय के पास होता है। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि असम राइफल्स भारत को सबसे पुराना अर्धसैनिक बल यानी स्थापना 1835 है। यह एकमात्र ऐसा बल है जिसका दोहरा नियंत्रण है। इसका वेतन प्रशासन गृह मंत्रालय देखता है, लेकिन इसके अधिकारियों की नियुक्ति और युद्धक कामान भारतीय सेना यानी रक्षा मंत्रालय के हाथों में होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में सूर्य साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक किले की घेराबंदी के दौरान एक बारूद विस्फोट के कारण हुई थी? तो दोस्तों यह हुआ था कालिंजर का किला यानी बांदा के समय। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे यानी स्पष्टीकरण देखेंगे कि मई 1545 में शेरशाह सूरी ने बुंदेलखंड के कालिंजर किले के चंदेल राजा कीरत सिंह के खिलाफ घेराबंदी की थी। किले की दीवार को तोड़ने के लिए उक्का नामक आग्नेयास्त्र यानी तोप रॉकेट चलाते समय एक गोला किले की दीवार से टकराकर वापस बारूद के ढेर पर गिर गया, जिससे हुए भयंकर विस्फोट में शेरशाह सूरी बुरी तरह जल गया और उनकी मृत्यु हो गई। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के पद की अवधि कितने वर्ष की होती है और वे अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो दोस्तों इसका जो नियुक्ति होता है यह होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, और इनका नियुक्ति यानी त्यागपत्र किन्हें सौंपते हैं? तो यह राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपते हैं। इस प्रश्न का स्पष्टीकरण देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्ति भारत का CAG यानी कैग स्वतंत्र रूप से देश के खर्चों का ऑडिट करता है। इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस देश के आयात और निर्यात पर क्या तात्कालिक प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इस पर प्रभाव पड़ता है कि आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि अवमूल्यन का अर्थ है अपनी मुद्रा की वैल्यू विदेशी करेंसी जैसे डॉलर की तुलना में जानबूझकर कम करना। ऐसा करने से विदेशी खरीदारों के लिए हमारे देश का सामान सस्ता हो जाता है, जिससे निर्यात बढ़ जाता है, लेकिन विदेशी सामान खरीदने के लिए हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जिससे विदेशी सामान आयात हमारे लिए महंगा हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में पाई जाने वाली किस विशेष मिट्टी को स्थानीय भाषा में मार या माड़ कहा जाता है, जिसमें पानी मिलने पर वह अत्यधिक लिसलिसी हो जाती है? तो दोस्तों वह मिट्टी है काली कपासी मिट्टी का एक रूप। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में 2 प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती है, काबर और मार। मार मिट्टी काली मिट्टी का ही एक गाढ़ा रूप है जिसमें सिलिकेट की मात्रा अधिक होती है। यह पानी पाते ही बहुत चिपचिपी और गोंद जैसी हो जाती है और सूखने पर इसमें बड़ी दरारें पड़ जाती है। यह कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह सेट पूरा होता है। इसमें हमने आपको 50 क्वेश्चन बताएं। 50 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।